इसी मौत के दरवाजे में खेला करते थे दुश्मनों के साथ में खूनी खेल। निकलेंगे यहाँ से दोस्तों दुश्मन, जब यहाँ से दुश्मन बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि दुश्मनों का सर कैसे कलम किया जाएगा। दौलताबाद किले का वो कालकोट जिसे मौत का दरवाज़ा भी कहा जाता है हमारे सामने वाले हिस्से में दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसी मौत के दरवाजे में खेला करते थे दुश्मनों के साथ में खूनी खेल। और यहाँ पर जब दुश्मन इस किले के सबसे नज़दीकी भाग में पहुँच जाते थे तो वो हमला करने की जल्दबाजी में ये नहीं सोच पाते थे कि उन्हें वास्तव तौर पे किस हिस्से में जाना है। कालकोट की पहले बाहरी बनावट देख सकते हैं, बड़े बड़े बुर्ज यहाँ बनाए गए जिनके ऊपर वाले हिस्से में किले के सैनिक तैनात रहते थे और हथियार बंद होने की वजह से यहाँ पर जो भी हमला होता था ना, उस हमले का सबसे पहले यहीं पर उन विरोधियों को मार गिराया जाता था। इस वाले हिस्से को कहा जाता है दोस्तों हेमाड़पंथी मंदिर, और बताते हैं कि इस प्रकार के जो मंदिर है वो काफ़ी कम इस हिस्से में देखने को मिलने वाले हैं। आज हम दोस्तों उस टेक्निक को समझने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ के दुश्मनों को ट्रैप किया जाता था, उन लोगों को पजल किया जाता था। अब मान लीजिए दोस्तों दुश्मनी जो सेना है ना वो यहाँ से किले में प्रवेश कर रही है और यदि हाथी का दमखम भी लगा के इस गेट को तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो यहाँ पर जहर से भरी हुई कुछ कीलें लगी रहती थी जिस पे हाथी हमला अगर करेगा तो वो मर जाएगा, या फिर अगर वो इस गेट को तोड़ भी देता है उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है तो सामने की तरफ हाथी खा जाएगा टक्कर। अब दोस्तों किले के अंदर आ गए दुश्मनी सेना, इनके सामने फिर से दो रास्ते, एक उल्टे हाथ की तरफ तो एक सीधे हाथ की तरफ। इस वाले हिस्से में पहले अंधेरा रहता था, यहाँ पर एक शटर लगा रहता था। दुश्मनी सेना यहाँ पर जाएगी, दीवार से टकराएगी और ऊपर की तरफ से एक एक्सल लगा रहता था जिसकी वजह से इस हिस्से को बंद कर देते थे। और जब दुश्मन इसके अंदर कैद हो जाएंगे ना तो वो यहाँ से बचने की कोशिश करेंगे। निकलेंगे यहाँ से दोस्तों दुश्मन, जब यहाँ से दुश्मन बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि दुश्मनों का सर कैसे कलम किया जाएगा। जैसे ही दुश्मन का कोई भी सैनिक उस बड़े होल से बाहर आएगा तो दोस्तों उसके सामने एक स्क्वीज छोटा होता होल दिखाई देगा। यहाँ से दुश्मन बाहर आएगा, ऊपर की तरफ एक खिड़की दिखाई दे रही है, उस खिड़की से धारदार हथियार से उस दुश्मन की गर्दन को यहीं पर कलम कर दिया जाएगा। तो यानी कि अगर दुश्मन एक बार अंदर चला भी गया ना तो वापस बाहर आएगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ कटा हुआ सिर। और अगर दुश्मन उल्टे हाथ की दिशा में ना जाकर दुश्मन जाता है इस किले के सीधे हाथ वाले हिस्से में, अब अगर कुछ दुश्मनी सैनिक बच भी गए जिनकी गर्दन उस धारदार हथियार से अलग नहीं हुई तो वो कोशिश करेंगे किले में प्रवेश करने की, जिसके लिए इस दरवाजे का वो सहारा लेंगे और उनका जो जत्था है वो आगे की तरफ भागेगा कि इस किले को कैसे भेदा जाए। अब दोस्तों किले में घुसते ही सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर पानी का ये हौद दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें पानी भरा रहता था और इन सैनिकों के पीने का इसमें पानी होता था। यहाँ पर बना हुआ है एक छोटा सा ऐसा रास्ता जहाँ पर सैनिकों की टुकड़ी रहती थी हर वक्त तैयार। अब सैनिक बिल्कुल सामने की तरफ से आएंगे और आने के बाद में उन्हें एक घुमाव लेना पड़ेगा इस किले में प्रवेश करने का। तो यहाँ पर आधे सैनिक कंफ्यूज हो चुके हैं और विरोधियों को ये भी नहीं पता लग रहा है कि किले में एक्चुअली में घुसना कहाँ से है, लेकिन किसी तरीके से वो इस किले में प्रवेश कर भी लेते ना तो उनके सामने अब समस्या आने वाली है यहाँ पर गुप्त तरीकों के सैनिकों से बचने की। तो दोस्तों अंदर वाले हिस्से में आएंगे, सैनिकों का जमावड़ा यहाँ पे तैनात है, सामने की तरफ से बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं, तीर मारे जा रहे हैं। अब दोस्तों हम दिखाते हैं उस समय के गुप्त रास्ते। अगर कुछ सैनिक यहाँ पर आ भी गए तो दोस्तों आपको इस प्रकार की आर्च दिखाई दे रही है, इसके पीछे से हुआ करता था रास्ता कि एक बारी में 8 से 10 सैनिक यहाँ पर अंधेरे में छुप के रह सकते हैं और पीछे की तरफ से कनेक्टिविटी थी जहाँ से एक सैनिक अंदर बाहर की तरफ मूव कर सकता है। यानी कि दुश्मनी सैनिक यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं और उनका खात्मा करने के लिए इधर से किले के सैनिक उन पर लगातार हमला कर रहे हैं और इतना ज़्यादा पजल कर देते थे उन दुश्मनी सैनिकों को कि पता तक भी नहीं लगता था कि तीरों की बौछार लगातार कहाँ से हो रही है। इसी प्रकार से छोटी बड़ी सैनिक चौकियाँ यहाँ बनाई गई हैं। अगर सैनिकों का इनके ऊपर ध्यान जाता था तो गुप्त रास्तों से उनके ऊपर लगातार हमले हुआ करते थे। अब यहाँ से किले की तकरीबन 700 सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। 1289 का वो वक्त जिस समय यहाँ के राजा रामदेव यादव
उन्हीं के वक्त में अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 के वक्त में इस किले को बाहर से घेर लिया, लेकिन किले को लड़ाई करके जीत पाना मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने इस किले को जीतने के लिए एक रणनीति अपनाई और यहीं के जो किलेदार थे हरपाल दे यादव, उनको रिश्वत दी। और हरपाल दे यादव जो थे ना, वो राजा राम यादव के ही दामाद थे। रिश्वत का लालच पाकर उन्होंने इस किले में अनाज की जगह नमक उपलब्ध करवाया। यहाँ के राजाओं को, प्रजा को अनाज की कमी पड़ी तो संधि करनी पड़ी दिल्ली सल्तनत के साथ में, और उस संधि के साथ में उन्हें इस बात का दावा करना पड़ा कि हर साल वो दिल्ली सल्तनत को लगान भी देंगे। और यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी सारा धन दौलत लूट कर लेकर गया। बताते कि 51 ऊँटों के ऊपर उसने यहाँ के धन दौलत हीरे जवाहरात को लूटा था। और दोस्तों, इस किले की बनावट ही इस तरीके से बनाई गई है कि हर कदम पर दुश्मनी सैनिकों को एक नई रणनीति और एक नई चाल देखने का मौका मिलता है। अब दोबारा से घुमावदार एक नया रास्ता, एक नई दिशा की तरफ जाता हुआ हिस्सा। अब दोस्तों, दोबारा यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की है उन दुश्मनों को। दुश्मनों के सामने 2 दरवाजे आ जाएंगे, एक बड़ा दरवाज़ा आ जाएगा तो एक छोटा दरवाज़ा आ जाएगा। कुछ दुश्मन इस दिशा में चले जाएंगे, दोबारा से उनको आगे जाके रास्ता बंद मिलेगा और उनका वहीं पर कत्लेआम कर दिया जाएगा। तो ये है इस किले में प्रवेश करने का मुख्य दरवाज़ा। जिस समय राजा राम देव यादव के सामने अलाउद्दीन खिलजी ने घेराबंदी कर ली थी, तो उन्होंने वारंगल के राजा प्रताप देव और जो द्वार समुद्र का रास्ता है, यानी कि वर्तमान का केरल वाला भाग, वहाँ के राजा वीर वल्लन को पत्र भिजवाया, मैसेज भिजवाया कि हमारी मदद करे, लेकिन मदद नहीं मिल पाई। और 1209 के वक्त में जब राजा राम देव राय यादव की मृत्यु हो गई, तो उनके जो बेटे थे शंकर देव, उन्होंने फिर से लोहा उठाया और खिलजी के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं पाया। और बाद के वक्त में उन्हीं के बहनोई यानी कि राजा राम देव राय के दामाद हरपाल देव यादव, जिन्होंने पहले बगावत की थी, अब उन्होंने खिलजियों को लगान देने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें राजा बनना था। और बताते हैं कि खिलजी ने अपने बेटे मुबारक शाह खिलजी के साथ में यहाँ पर अपने सेनापति को भेजा, और जो यहाँ के राजा थे ना, उनकी चमड़ी तक उतरवा दी थी। और उसके बाद में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के अधीन में वाला हिस्सा आ गया था। और किले का अंदर वाला जो भाग आज आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसे कहा जाता है चीनी महल। और बाहर की तरफ काफ़ी खूबसूरत इस पे काम किया गया है। बताते हैं 1633 के वक्त में जब शाहजहाँ के अधीन में ये वाला हिस्सा आ गया था, तो शाहजहाँ ने अपने विश्राम के लिए इस हिस्से का इस्तेमाल किया था। लेकिन बाद के वक्त में जब यहाँ पर औरंगज़ेब ने शासन किया, तो औरंगज़ेब ने इस हिस्से को अपनी जेल के रूप में इस्तेमाल किया। और इस जेल के अंदर औरंगज़ेब ने आसपास के जो काफ़ी सारे शासक थे उनको कैद रखा था। ऐसा भी कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी, उनको भी इसी हिस्से में बहुत लंबे वक्त तक नज़रबंद रखा था, कैद रखा था। और पास के ही काफ़ी सारे निज़ाम थे, उनको भी यहीं पर बंद रखा था। अबुल हसन नाम के एक शासक थे जिनको 12 वर्षों तक यहाँ पे कैद रखा था, और 1699 में उनकी देहांत हो गया था। उनको खुलदाबाद में आज भी दफन किया गया है। तो ये है दोस्तों औरंगज़ेब के वक्त का एक जेल, या फिर बादशाह शाहजहाँ के वक्त का विराम स्थली। चीनी मिट्टी बाहर काम किया गया है, इसलिए इसको चीनी महल का संज्ञा भी दी गई है। अब दोस्तों, सामने से बड़ा सुंदर नज़ारा इस पूरे दौलताबाद के किले का दिखाई मालूम पड़ता है। और इसी हिस्से के साथ साथ में हम लोगों को आसपास की वादियों का नज़ारा देखने का मौका मिलता है। हम इसके पीछे वाले हिस्से में जा रहे हैं और इस हिस्से से पास की खाई का व्यू भी देख सकते हैं, पास के परकोटे देख सकते हैं। उस समय की कुछ पुरानी इमारतें जो हैं आज दफन हो चुकी हैं इस जंगल में। और इसी के पास वाले हिस्से में दोस्तों हमें अंदर जाने के और रास्ते दिखाई देंगे, जिसको हम अब यहाँ से कैद करने वाले हैं।